पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुन के आप बड़ा हैरान और परेशान हो जाएंगे। हमारे घरों में हमें खाना पकाने के लिए कुकिंग ऑयल तक नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर कुकिंग ऑयल से सड़कें बनाई जा रही हैं। क्या आपको यकीन नहीं आ रहा? आइए मेरे साथ चलते हैं। अच्छा, हमें ये बताएंगे, ये जो कुकिंग ऑयल आप लगा रहे हैं ये क्यों लगा रहे हैं? ये सड़क पर लगा रहे हैं। अच्छा, क्या होता है इससे? क्या होता है? इस सड़क पर चमक मारते हैं। चमक आती है, यानी कि शाइन आता है। वो मजबूती में इजाफा होता है या शाइन होता है? ये देख लें जी, ये रियल में कुकिंग ऑयल है जी, ठीक है। और ये सड़कों के ऊपर लग रहा है। ये देख लें, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कारपेट सड़क एक तैयार हो रही है। आइए मेरे साथ आते जाएँ। ये देखिए, कारपेट सड़क है जी है, और कारपेट सड़क के ऊपर घी लगाया जा रहा है। और ये कैसे लगाया जा रहा है ये भी आप देख लें। रूलर चल रहे हैं, ये शाइन जो आ रहा है ये कुकिंग ऑयल की वजह से आ रही है। और ये कुकिंग ऑयल रूलर के साथ रूलर के टायरों में लगा के लगाया जा रहा है। ये देखें जी, ये आप खुद देख लें। ये मत कहें कि हम आपको कोई गलत खबर दे रहे हैं। गुजरांवाला गैस बंदिश से घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए, तंदूरों पर लोगों का रश, अवाम शदीद परेशान। लकड़ी, कोयला और एलपीजी गैस की बढ़ती हुई कीमतों में इजाफे ने अवाम का जीना महाल कर दिया। गुजरांवाला सराजपुरा के रिहायशी लोगों का कहना है कि गैस तवील अरसे से बिल्कुल गायब है, जबकि बिल इतना है कि अवाम ने अपने मीटर तक उतरवा दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। असल में ये शुरू से ही मसला है हमारे वहाँ गैस का, और आती नहीं है। सर्दियों में तो बिल्कुल नाम की भी नहीं आती, और बाल का तो ख़ास तौर पर हमने गुस्से की वजह से ना बिल उतारने बंद कर दी। गैस तो आती नहीं है, लिहाजा उन्होंने मीटर तक उतार लिया है हमारा। और गैस का बहुत बड़ा मसला हमारी बस्ती में, आबादी में, ये हल नहीं हो रहा। हाँ जी, 7 रुपये वो चार्ज करते हैं एक रोटी की, अलग ये कीमत नहीं है। तो मजबूरन बच्चों को स्कूल जाने के लिए या दूसरे कामों के लिए ये सारा कुछ करना पड़ता है। लिहाजा ये सबसे बड़ा मसला है, ये बराए मेहरबानी ये हल किया जाए। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि इस मामले का जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए और गरीब अवाम पर मजीद बोझ न डाला जाए। फैजान हनीफ, न्यूज़ अलर्ट, गुजरांवाला। मुझे जिस दिन से मैं इस मिनिस्ट्री में आई हूँ, सबसे ज़्यादा शिकायतें, सबसे ज़्यादा खौफनाक और हौलनाक स्टोरीज़ और पस पर्दा सामने बैकग्राउंड में रीजनल प्रेस का जिक्र जो है मेरे कानों में गूंजता है। मैं आपके इस फोरम से एक्सेप्ट करती हूँ कि जहाँ आप रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस आती है। रेजिस्टेंस कौन क्रिएट करता है? जो वहाँ बैठा माफिया होता है। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इंशाअल्लाह उस माफिया को हम शिकस्त देंगे और आपकी ताकत से देंगे। यहाँ जो हो रहा है कि जो बड़े बड़े अखबारात हैं जो मेट्रोपॉलिटन में छपते हैं, और उनका हक है कि वो मेट्रोपॉलिटन के जो उनके सेट रेट्स हैं उसके मुताबिक वो अपने इश्तिहार लें, लेकिन जिस वक्त कोई भी मीडिया रिलीज होता है तो वो मेट्रोपॉलिटन के बड़े बड़े नामवर हमारे अखबारात जो हैं वो सबसे पहले उस रीजन के न्यूज़पेपर के हक पे डाका डालते हैं। उसे होता क्या है कि वो बड़े अखबार अपना मेट्रोपॉलिटन का शेयर भी ले लेते हैं और रीजनल अखबार का भी शेयर उनके हिस्से में चला जाता है, और जिस मकसद के लिए वो रीजनल पेपर जो है उसको छपना है वो अपनी अफादियत खो देता है। और जब पीआईडी वहाँ सुतेली माँ बन जाती है तो होता क्या है कि वो रीजनल पेपर जो है वो चोर दरवाजे ढूंढता है। सबसे पहले इसका सलूशन जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सोच की अक्कासी करता है कि इसको ऑटोमेशन पे ले जाए, आपकी सर्कुलेशन भी ट्रांसपेरेंट सर्कुलेशन
डेली बेसिस पे ऑनलाइन पीआईडी की वेबसाइट पे पढ़ी हो कि आज ये फलां पेपर जो है इतने इसकी कॉपीज फलां स्टेशन से छपी हैं, और जितने रीजनल पेपर्स हैं उनकी भी कारकर्दगी उस वेबसाइट पे मौजूद हो। मुझे पता है कि जिस के पेट पे लात पड़नी है उसने सबसे पहले मेरे रास्ते में खड़े होना है, उसने उस एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के आगे दीवार बन के चट्टान बन के खड़े हो जाना है। मैं इस बात से भी आगाह हूँ कि सहाफ़त और जमहूरियत का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है और दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है, और ये दोनों ऐसे वजूद हैं कि जो एक का वजूद दूसरे के वजूद को ताकत देता है। हर सहाफ़ी ये कह सके कि मेरा इस मोअज़्ज़ज़ पेशे से ताल्लुक़ है और लोग उसको इस खौफ से इज़्ज़त ना दें कि ये मेरे ख़िलाफ़ खबर ना लगा दे, लोग उसको इस मोहब्बत में प्यार करें कि ये हक और सच की बात कर रहा है और ये मेरा वकील है, मेरा तर्जमान है। इसलिए नहीं कि अगर मैंने इसकी हुक्म अदूली की तो रात किसी चैनल पे बैठ के मेरी ना कोई अदालती फैसला है और इस पे डेफिनेटली लोगों ने इतराज़ात किए, उसके मौजूद हैं इसकी रिड्रेसल के तरीके, और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आइन और कानून के मुताबिक जो रिव्यू या अपील या जो कुछ भी डिसाइड करते हैं उसी तरीके से इसको डील करना चाहिए। इसको और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर उस इंटरवेंशन के जो कि आइन के ख़िलाफ़ है, हर उस बात के जो जमहूरियत के बेसिक प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है, एतराज़ात रहे हैं, और उसमें एक ये भी है। मैं ये बता दूं, 23 तारीख को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग है, 11 को थी, फिर वो पोस्टपोन करके 23 को ही है, और इंशाल्लाह ताला उस मीटिंग में मैं शिरकत करूंगा। और जो मसाइल हैं, इसलिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैंडेट है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 जो है उस पूरी को CCI के थ्रू ही सुपरवाइज, कंट्रोल और मैनेज करना है, और उस सिलसिले में हर सूबे के इश्यूज़ हैं, आपस में सूबाई इश्यूज़ भी होते हैं, फेडरेशन के साथ भी इश्यूज़ होते हैं, और उसकी मीटिंग रखी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने 23 तारीख को। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें जो सूबों के इश्यूज़ हैं, न सिर्फ सिंध सूबे के, बाकी सूबों के, यहाँ फेडरेशन के जो इश्यूज़ हैं, यानी कि CCI की कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 के जो भी इश्यूज़ हैं वो प्रॉपर्ली डिस्कस हों और उन पर पेश रफ्त हों। जैसे मैंने कहा कि, और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आइन में CCI की मीटिंग हर 3 महीने में एक बार होना ज़रूरी है, और ये आइन के लिखने वालों ने ऐसे नहीं कह दिया कि बस खामखा मिले बैठें और गपशप करें। इस इदारे का इतना ही काम है, लिटरली जितना फेडरल कैबिनेट का है। फेडरल कैबिनेट हर हफ्ते में मिलती है अभी, और ये फेडरल कैबिनेट का काम है पार्ट 1 जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसके बारे में पॉलिसी बनाना और डिसीजंस लेना, और पार्ट 2 के लिए सारा काम CCI का। इसीलिए 3 महीने में कम से कम एक बार मीटिंग के लिए कहा गया था। अनफॉर्चुनेट है कि तकरीबन 1.25 साल हो गए, 1 साल 1 महीने से ऊपर हो गया है कि मीटिंग नहीं हुई, लेकिन ये खुशाइन बात है कि अभी मीटिंग हो रही है मंडे को, और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर से कि जो इसलिए कि और भी एजेंडा आइटम्स थे और वो हमें कहा गया कि अभी एजेंडा बढ़ गया, इसलिए हम इस वक्त नहीं इंक्लूड कर सकते, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा और मीटिंग में भी करूँगा, और आज आपके तवज्जुह से कह देता हूँ कि अब 3 महीने का इंतज़ार न करें, 1 हफ्ते बाद दोबारा मीटिंग करें जो आइटम्स रह गए, ताकि जो पिछले 4-5 मीटिंग्स नहीं हुई हैं उनकी जो पीछे बैकलॉग है उसको ख़त्म किया जा सके, और आगे जाते हुए हर 3 महीने में मीटिंग करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद किए गए थे, और ये तो हमारे मज़हब में शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद कहा था, और आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की स्पीचेस हैं कि एक भुट्टो मैं नहीं हूँ, तुम आगे सारे खड़े हुए भुट्टो। जब तक वो भुट्टो के फॉलोअर्स मौजूद हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा रहेंगे। एक तो सबसे जो हॉट इशू चल रहा है इस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब का के ख़िलाफ़ जो एक फ़ैसला आया कोर्ट का उस हवाले से, और उसमें सब लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो पार्टीज़ आज रैलियाँ निकाल रही हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पार्लियामेंट में 2014 में ये चीज़ मंजूर हुई कि भाई एक स्पेशल कोड बनाया जाए और उसमें ये फिर मुकदमा चलाया जाए। तो अगर जो लोग आज एतराज़ कर रहे हैं वो उस वक्त 2014 की पार्लियामेंट में
بیٹھے ہوئے تھے, جو آج ریلیاں نکال رہے ہیں وہ 2014 کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت انہوں نے اس کے خلاف مظاہرے یا آواز کیوں نہیں اٹھائی پارلیمنٹ میں, اور اس کے بعد بھی کیوں نہیں اٹھائی آواز کہ بھائی یہ آرٹیکل 6 کا مشرف صاحب کے اوپر یہ مقدمہ چلنا نہیں چاہیے. آج جب یہ فیصلے ہو گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ببانگ دول یہ کہا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اگر آپ کو کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کرنی ہے تو آپ پھر ایوب خان صاحب کے ماشاء اللہ سے وہ پریزیڈنٹ سیٹ کریں, ان کو بھی پھانسی دیں, سمبولکلی دیں, وہ انتقال کر چکے ہیں ان کو پھر بھی پھانسی دیں, ضیاء الحق صاحب انتقال کر چکے ہیں ان کو بھی پھانسی دیں, ایوب خان انتقال کر چکے ہیں ان کو بھی پھانسی دیں. اور ساتھ ساتھ جو آرٹیکل 6 کے تمام کلوز ہیں, آرٹیکل 6 کے تینوں کلوز کے اوپر عمل درآمد کریں, اور تینوں کلوز یہ کہتے ہیں کہ صرف آئین توڑنے والا نہیں, آئین توڑنے میں مدد کرنے والا, ایڈ کرنے والا, ابیٹ کرنے والا, فیسیلیٹیٹ کرنے والا, وہ سب جو ہے وہ آئین کے توڑنے کا مرتکب ہوگا اور اس کو سزا اسی طرح سے دی جائے گی. دیٹ مینس کہ تقریباً 500 لوگوں کو آپ کو مشرف صاحب کے ساتھ سزا دینی پڑے گی, اس وقت کے تمام لوگوں کو جو ان کے ساتھ شامل تھے. کچھ لوگ, کچھ پارٹیاں اس کو سیاست کر رہی ہیں, اور خاص طور پر کراچی کی ایک پارٹی اس کو لنگوسٹک رنگ دے رہی ہے, اس کو مہاجروں کا مسئلہ بتا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی کی بات ہے کہ اپنی سیاست کے لیے آپ مشرف صاحب کو یہ کہیں کہ جی کہ مہاجر ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف یہ فیصلہ ہوا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ پورے پاکستان سے اس فیصلے کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان آرم فورسز, آرمی, تمام جو ہے وہ پہلے فیصلے پہ بھی, دوسرے فیصلے پہ بھی, ڈیٹیل فیصلے پہ بھی وہ یک زبان ہو کر باہر آ گئے. انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا, غم و غصے کا اظہار کیا. کوئی بھی پارٹی اگر مشرف صاحب کو کہ اس فیصلے کو لسانی رنگ دے تو یہ مشرف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوگی, اس لیے کہ ان کی حمایت میں اس وقت آرم فورسز بھی, پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پاکستان کی مسلح افواج, اور پاکستان کے بہت سارے لوگ جو کہ مہاجر نہیں ہیں وہ ان کی حمایت میں بات کر رہے ہیں. تو ان کو یہ بڑی زیادتی ہوگی کوئی اس کو لسانی رنگ دے. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیز کو احتیاط کرنا چاہیے کہ ہر ایشو کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. جب بھی حکمران وقت سے پوچھو کہ بھائی ہمارا مسئلہ کب ہوگا, وہ کہتے ہیں ہم 5 سال پورے کریں گے. اور بھائی ہم کہتے ہیں ہمیں آپ 5 سال نہیں 50 سال پورے کرو, لیکن ہمیں زندہ تو رکھو, ہمیں زندہ رہنے کے لیے کوئی جواز تو دو, کچھ سانسیں تو دو. جی وزیر اعظم صاحب 4 دفعہ پہلے بھی کراچی آ چکے ہیں. جب پہلی دفعہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ بنگالیوں کو اور افغانیوں کو شناختی کارڈ بنانا ہے. ہم نے کہا اچھا بھائی, ہمیں بھی پہلی دفعہ یہ بات پتہ چلی. تو اس کے بعد بن جانا چاہیے تھا, بنگالیوں کے افغانی کو شناختی کارڈ بن جانا چاہیے تھا, نہیں بنے, اس آسرے پہ ہیں. دوسری دفعہ آئے تو کہنے لگے کہ یہ 162 ارب روپے کا پیکیج دے کے جا رہا ہوں, 162 روپے بھی نہیں آئے. تیسری دفعہ آئے تو کچھ اور بات کی. اب یہ چوتھی 5ویں دفعہ آ رہے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ کیا بات کر کے جاتے ہیں. تو صرف گفتگو ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وعدے, اعلانات, سب چیزیں ہیں. اس سے کراچی والوں کے, سندھ والوں کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو حکومت کو ایون کلو بھی ہے. اگر ان کو کچھ کرنا ہے کراچی کے لیے تو ان کو سندھ کے وزیر اعلیٰ سے بات کرنی پڑے گی. جب تک سندھ کے وزیر اعلیٰ سے بات نہیں کریں گے 18ویں ترمیم کے بعد آپ ایک ڈھیلے برابر کا کام نہیں کر سکتے.